Amalgamation 2 of companies की illustration number 2 net assets पे based है ये illustration. Different methods होते purchase consideration के लिए, net payment, net asset. तो ये हमें पता कैसे चलेगा, वो क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा. आपको अपनी वो जजमेंट यूज़ करनी पड़ेगी. बैलेंस शीट दी है ए लिमिटेड की बैलेंस शीट दी है, ठीक है. अभी ये नहीं बताया अमलगमेशन कौन सी कंपनी का हो रहा है, ये सब है. शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, एनसीआई, सीए, नोट्स दिए हुए हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व, एलटीवी, पीपीई, ठीक है. क्या कहता है बी लिमिटेड, ए लिमिटेड की बैलेंस शीट दी थी. अब कहता है बी लिमिटेड एग्री करता है टू टेक ओवर दी एसेट्स एंड लाइबिलिटी ऑन द फॉलोइंग टर्म. यानी कि बी लिमिटेड ले रहा है ए लिमिटेड के एसेट्स एंड लाइबिलिटी. तो ए लिमिटेड हो गई ट्रांसफरर, बी लिमिटेड हो गई ट्रांसफरी. ट्रांसफरर होता है जो कंपनी दे रहा है अपनी, तो बी लिमिटेड ट्रांसफरी है. हालांकि पूछते नहीं है मगर अकाउंट बनाते वक्त लिखना पड़ेगा. एसेट और लाइबिलिटी ले रहा है ऑन फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन. क्या कह रहा है, 15% जो डिबेंचर्स हैं वो प्रीमियम पे लेंगे, 10% बाय इशूइंग 15% डिबेंचर. पीपी जो होगी वो 10% अबव द बुक वैल्यू ऑफ एंड इन्वेस्टमेंट एट पार वैल्यू लेंगे. करंट एसेट एट अ डिस्काउंट 10%. ये सारी अपनी को एडजस्टमेंट दी है. खैर मेन चीज़ पूछिए, परचेज कंसिडरेशन निकालनी है हमें, ठीक है. बैलेंस शीट नहीं बनाने को बोला, ठीक है. सिर्फ कंसिडरेशन निकालनी है परचेज वाली. तो हम देखते हैं क्या कहता है. डिबेंचर्स के बारे में बात करता है. हमको पता है कि परचेज कंसिडरेशन में हम शेयर होल्डर को पेमेंट देते हैं, और शेयर होल्डर होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर. डिबेंचर परचेज कंसिडरेशन में नहीं आता है व्हेन इट कम्स टू पेमेंट ऑफ शेयर होल्डर. तो AS14 में ये नहीं आएगा. पीपी की बात करते हैं. पीपी 10% अबव द बुक वैल्यू एंड इन्वेस्टमेंट एट पार, ठीक है. तो ये एसेट में चला जाएगा. पीपी की वैल्यू कितनी है पहले तो देखते हैं. नोट नंबर 4 में इसकी वैल्यू बताई हुई है, ये बताई हुई है पीपी की वैल्यू. इसको 10% अबव द पार वैल्यू लेंगे, या फिर बुक वैल्यू बोल सकते हैं हम इसे. बुक वैल्यू के 10% अबव लेंगे हम. ये इन थाउजेंड्स में है, तो ये कुछ लैक्स में आ जाएगा, ठीक है. तो जब हम ऐड 10% कर देंगे तो ये आ जाएगा 35.75 लाख. एंड इन्वेस्टमेंट एट पार वैल्यू बोला है. इन्वेस्टमेंट को पार वैल्यू पे बोल लिखा है. तो इन्वेस्टमेंट हम देखेंगे, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट दी हुई है 6, तो हम 6 लाख इसे ले लेंगे, ठीक है. फिर उसके बाद करंट एसेट की बात कर रहा है एट अ डिस्काउंट एट 10% एंड करंट लाइबिलिटीज एट बुक वैल्यू. तो ये बहुत इजी सी चीज़ें हैं. करंट एसेट जो है हमारा, इसमें कितनी सारी चीज़ें, इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है. इसको 10% डिस्काउंट पे ले लेंगे हम, ठीक है. तो पूरा हमें इसमें चाहे तो आप ऐसे अलग अलग करके बाइफरकेट करके भी दिखा सकते हो, या फिर डायरेक्ट ऐसे लिख दो करंट एसेट 4.5 लाख, ठीक है. फिर उसके बाद हमारा करंट लाइबिलिटीज बुक वैल्यू पे लेना. तो करंट लाइबिलिटीज को हम बुक वैल्यू पे ले लेंगे. ये रही हमारी करंट लाइबिलिटीज, ट्रेड पेबल. तो हमने करंट लाइबिलिटीज को बुक वैल्यू पे ले लिया, ट्रेड पेबल, ठीक है. फिर इसके बाद क्या कहता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बारे में बात करता है. डिस्चार्ज एट अ प्रीमियम 10% इशूइंग 15% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच. तो हम प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं 10% की, 15% प्रेफरेंस शेयर इशू करके, ठीक है. उसके बाद इक्विटी शेयर के बारे में बात कर रहा है. 10 ईच 2 दे रहे हैं, ठीक है. 3 इक्विटी शेयर दे रहे हैं फॉर 2 ईच एट द रेट 10 एंड पे बैलेंस इन कैश. तो हमारे पास शेयर्स कितने हैं, 1.5 लाख इक्विटी शेयर्स हैं. तो इन्हें हम 3/2 के रेशियो में कर देंगे एट द रेट 10 रुपीज़, ऐसा बोला है. तो 22.5 लाख आ जाएगा. तो अभी तक जितना भी है हम यहाँ पर लिख देते हैं. पीपी हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, करंट एसेट हो गया, ठीक है. अब एक चीज़ मैंने आपको बताई थी यहाँ पर AS14 के बारे में, कि हम कंसिडरेशन में इसको नहीं लेंगे. बट हम क्या कर रहे हैं अभी, राइट नाउ हम क्या कर रहे हैं, परचेज कंसिडरेशन तो निकाल रहे हैं, मगर हम देख रहे हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज़. यहाँ पर हमने एसेट से लिखा, लाइबिलिटीज लिखा. तो यहाँ पर डिबेंचर क्यों आया है, क्योंकि हम परचेज कंसिडरेशन नहीं निकाल रहे हैं, हम एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर यह आया है. तो हमने डिबेंचर भी लिखा है 77 लाख. ये कैसे आया है, हमारे पास क्या दिया है,
7 लाख के डिबेंचर दिए हैं सिक्योर्ड, ठीक है, 7 लाख के डिबेंचर, और इसको क्या बोला है कि हमें 10% की प्रीमियम पे से हम रिडीम कर रहे हैं या फिर वो कर रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो 10% की प्रीमियम, तो 77 लाख आ जाएगा। 77 लाख बोल रहा हूँ, हाँ 77 लाख ही है, ठीक है, एक मिनट में देख लेते। 7.7 लाख है, वो थाउजेंड्स में ऊपर, और यहाँ पर 700 है, तो 7 लाख हो गया, और प्लस 10% 7.7 लाख, ठीक है। तो बस वही चीज़ जो मैंने यहाँ पर करी है वही इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में करी है। आपने इन्होंने एसेट टेक ओवर लिखे जो कंडीशंस थी, लाइबिलिटीज टेक ओवर लिखी उसी कंडीशन पे, फिर हमने नेट में से एसेट में से लाइबिलिटीज माइनस किए, तब हमारे पास आया परचेज कंसिडरेशन। ये है जो हम पे कर रहे हैं। अब इस किस मोड में पे करेंगे वो हमें देखना है, ठीक है। तो यहीं पे वही चीज़ लिखी है, इन फॉर्म ऑफ 15% प्रेफरेंस शेयर, इन फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर एंड इन फॉर्म ऑफ बैलेंस कैश। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 2 डाटा हमें दिए हुए थे, इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर से रिलेटेड। तो क्या चीज़ बोली थी, एक हमने पहले पढ़ी थी कि डिस्चार्ज बोला था, और दूसरा में बोला था कि हम इशू कर रहे हैं 15% प्रेफरेंस शेयर एट द रेट 100। तो कितने पे करेंगे, 7,500 यहाँ पर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको करेंगे एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो हम ये 100 तो लेंगे ही फेस वैल्यू, प्लस 10% लेंगे यहाँ पर। तो वही अगर हम कैलकुलेट करेंगे 7,500, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 7,500 इंटू 110, तो हमारे पास 110 कैसे है, 100 प्लस 10% बोला था ना प्रीमियम, तो वही चीज़ आपके पास आएगी 8.25 लाख। ऐसे इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला था, 1.5 लाख इक्विटी शेयर्स इंटू 3/2 में हम कर रहे हैं एट द रेट 10, ठीक है। और बैलेंस इन कैश, अब ये बैलेंस इन कैश कैसे आएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमने परचेज कंसिडरेशन निकाली थी, कितनी होनी चाहिए, 33.55 लाख। प्रेफरेंस शेयर होल्डर आ गया, इक्विटी शेयर होल्डर आ गया, यहाँ पर हमने निकाला ना, ठीक है। मैं यहाँ पर भी कर देता हूँ, 1.5 लाख इंटू 3/2 एट द रेट 10 रुपीज़, 22.5 लाख, ठीक है, एट द रेट 10 रुपीज़। बस अब यहाँ पर कैश कैसे आ जाएगा, जितनी कंसिडरेशन होनी चाहिए थी उसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम कितना पे कर रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को कितना पे कर रहे हैं, डिबेंचर्स हम आएंगे डालेंगे नहीं यहाँ पर, क्योंकि वो परचेज कंसिडरेशन का पार्ट नहीं है, और कोई भी पेमेंट हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर से रिलेट नहीं करती, और वही बाकी सब हम कैश में देंगे इनको। तो ये आ जाएगा, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। छोटा क्वेश्चन था ये भी, एक्सप्लेन मैंने डिटेल में किया है, बाकी क्वेश्चन छोटा है ये।